और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हां, जिस बात का इंतजार था वो खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। क्या इस 5वीं लिस्ट में बचे हुए 94 उम्मीदवारों का नाम है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये अंतिम सूची हो सकती है। अगर 94 उम्मीदवारों का नाम होता है तो भारतीय जनता पार्टी की इसे फाइनल लिस्ट समझिए। और इस लिस्ट के जरिए से कहीं नाराजगी भी देखने को मिल सकती है तो कहीं खुशी का माहौल भी, क्योंकि खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में 2 सिटिंग मंत्रियों के टिकट भी काटे जा सकते हैं और कई सिटिंग विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। बिल्कुल, कल एक लंबा मंथन चला जिसमें 94 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। कहा जा रहा है कि 92 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। वहीं पर लगातार 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। एमपी में 5वीं सूची ये बीजेपी ने जारी की। इसके साथ ही 136 प्रत्याशी पहले घोषित किए जा चुके थे। 136 प्रत्याशी के अलावा 92 प्रत्याशियों की घोषणा 5वीं सूची में की गई है। अब देखना होगा कि कौन कौन से विधायकों के इसमें टिकट कटे, चूंकि कहा जा रहा था कि हर समीकरण को साधने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश की जाएगी। कल लंबा मंथन चला जिसमें तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे, बड़े चेहरे मौजूद रहे और 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 5वीं सूची में कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 सीटें गुना और विदिशा सीट को होल्ड कर दिया गया है। क्या वहां पर अभी भी पेच फंस रहा है? क्या वहां पर अभी भी पार्टी के लिए मुश्किलें हैं, जिसे लेकर ये 2 सीटों पर फिलहाल के लिए से होल्ड कर दिया गया है? प्रत्याशियों का फैसला 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहे। और उसके बाद आज सुबह ये अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 92 प्रत्याशियों का नाम है। हालांकि खबर इस तरीके से निकलकर सामने आ रही थी कि ये 5वीं लिस्ट सुबह जारी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं लिस्ट यह भी जारी की है। 92 प्रत्याशियों का इसमें नाम है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से विकास फोन लाइन पर हैं। विकास, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। कौन सी 2 विधानसभा सीट जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है? देखिए, काफी देर से प्रतीक्षा हो रही थी कि बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। इसलिए क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो ये जानकारी सामने आ गई थी और निर्देशन ने सबसे पहले बताया भी था कि 92 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। तो आज हालांकि बीजेपी में परिपाटी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के बाद जारी किया जाता है, लेकिन अब वो परंपरा नहीं है। अब सीधे लिस्ट जारी की जाती है। तो पहले राजस्थान की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई और अभी से थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के 92 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें 2 पूर्व सांसदों के सरसरी निगाह डाला है मैंने अभी। तो उसमें माया सिंह को भी, जो पूर्व सांसद हैं, उनको भी टिकट ग्वालियर से दिया गया है। तो 2 पूर्व सांसदों को टिकट दिया गया। इसमें किसी केंद्रीय मंत्री या वर्तमान सांसद को टिकट नहीं दिया गया है। और जितने बीजेपी ने इसमें सब कुछ साधने की कोशिश की है, इसमें महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, SC ST समाज के भी लोगों को भी इसमें टिकट है। तो सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की गई है। यानी जो बीजेपी की तरफ से देर की गई है तो संदेश ये देने की कोशिश की गई कि सधे हुए उम्मीदवारों को ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। क्योंकि कांग्रेस की सूची आ चुकी थी तो पार्टी इस बात पर विचार कर रही थी कि जब टिकट जारी हो, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो, तो उसके बाद पार्टी के अंदर का कोई असंतोष सामने ना आए, प्रत्याशी के खिलाफ कोई बगावत ना हो। क्योंकि राजस्थान में पार्टी इसे लेकर के जूझ रही है और मध्य प्रदेश में भी असंतोष सामने आया था। तो अब वो असंतोष ना आए, इसके लिए कई दौर की कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक के बाद कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और प्रधानमंत्री लगातार उसमें बैठे रहे और एक-एक नामों पर विचार करके 92 नामों को तय किया गया था। कुछ नाम बच गए हैं। तो अभी जानकारी आ रही है कि उन नामों की घोषणा भी अगले 1-2 दिनों में कर दी जाएगी। और जो ये सामने नाम आए हैं, इसके बारे में पार्टी का यही कहना है कि इसमें सभी तरह के संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। विकास, गुना और विदिशा सीट को होल्ड किया गया है, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? देखिए, जो गुना और विदिशा को होल्ड किया गया है तो इसके पीछे जो जानकारी हम लोगों ने लेने की कोशिश की है, अभी चूंकि तुरंत जारी किया गया है, तो वो बताया ये जा रहा है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ से पार्टी, चाहे किसी भी प्रदेश में आप देखें, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि सभी प्रदेशों में जितने महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पार्टी की रणनीति बिल्कुल अलग है।
अब यहाँ विदिशा हो या गुना हो यहाँ कि आखिर इसको होल्ड किया गया है, तो पार्टी किस रणनीति के तहत होल्ड की गई है, इसमें पार्टी के नेता अभी बिल्कुल चुप और शांत है। पार्टी की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यहाँ जो प्रत्याशियों के नाम आएंगे तो काफी चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल, और इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं विकास की इस लिस्ट के जरिए से कई सिटिंग एमएलएज के भी टिकट काटे जा सकते हैं और 2 मंत्रियों के भी टिकट काटे जाने की कल तक हम तक जानकारी निकलकर सामने आई थी। क्या ऐसा लिस्ट में है? जी देखिए, अभी तुरंत सूची आई है, मैं भी सूची को लगातार देख रहा था कि इसमें क्योंकि जो पहले से जानकारी मिल रही थी कि 20% से लेकर के 30% तक जो सेटिंग है उनके टिकट काटे जा सकते हैं, मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी ने सबका जो एक तरीके से कहें तो उनका परफॉर्मेंस तय किया था कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है, और पार्टी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि जिस विधायक का भी, चाहे वो मंत्री हो, अगर परफॉर्मेंस ठीक होगा तभी उसको टिकट दिया जाएगा। और कई स्वतंत्र एजेंसियों से भी पार्टी ने इस बात का सर्वे कराया था कि किस जो सिटिंग एमएलए हैं उनका किनका परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से मंत्री अच्छे हैं जिन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है और जिनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो परफॉर्मेंस को ही ध्यान में रखा गया है, और साथ ही जैसा मैंने पहले कहा कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जातीय समीकरण भी ठीक रहे, क्षेत्रीय समीकरण भी वहाँ का ठीक रहे और परफॉर्मेंस के आधार पर ही दिया जाए ताकि जो लोगों का गुस्सा है उस गुस्से का शिकार न होना पड़े। तो काफी विचार विमर्श के बाद और कई दौर की बैठक और मंथन के बाद इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने किया है। विकास, क्योंकि लिस्ट ऐलान के मामले में, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के मामले में भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर फ्रंट फुट से बैटिंग करते नजर आई थी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, हमने देखा कि 39 उम्मीदवारों का ऐलान फट से कर दिया गया और कांग्रेस इसमें पिछड़ती नजर आई, लेकिन कांग्रेस ने एक साथ जंबो लिस्ट जारी की और तमाम उम्मीदवारों के उसमें नाम थे। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट की देरी के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अब लिस्ट के ऐलान के बाद, नामों के ऐलान के बाद सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति हो रही है, उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही इसमें थोड़ा वक्त लिया गया, बारीकी से मंथन किया गया? जी बिल्कुल सही, इसमें वक्त लिया गया, बारीकी से मंथन किया गया, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम आने के बाद मध्य प्रदेश में भी असंतोष देखने को मिला था। और जैसा मैंने पहले कहा कि राजस्थान में तो बगावत भी पार्टी को देखना पड़ा और झेलना पड़ रहा है, और जिसको आज जो सूची जारी की गई उससे उसे संतुलित करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो रणनीति बीजेपी की है कि बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी विधानसभा सीट हैं उसको 4 श्रेणियों में पहले ही बांट रखा था, ए, बी, सी और डी में। डी और सी और बी श्रेणियों के जो सीट थे उन पर पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि वहां पहले उम्मीदवारों के नामों का वो ऐलान कर देगी ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। और जो ए और बी श्रेणी की सीटें थी, जो जहां बीजेपी का सीटिंग है और जहां बीजेपी को पूरी तरीके से अपने जीत का भरोसा है, उन जगहों को रोक कर रखा था। तो एक तो भरोसे वाली सीटों को रोक करके रखा था और जहां से पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार हम जीत सकते हैं। लेकिन इसमें पार्टी ये नहीं चाह रही थी कि कहीं भी कोई गलती हो जाए और ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो जाए कि जो जिताऊ न हो, और उसका जब नाम सामने आए, उसके नाम का जब ऐलान हो तो पार्टी में कोई असंतोष ना हो, कार्यकर्ताओं में असंतोष ना हो और किसी भी तरीके से ऐसा संदेश न जाए कि उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी है। तो इसकी बड़ी बारीकी से पार्टी ने इसकी जांच पड़ताल की, सभी नामों पर चर्चा की। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई दौर की कोर ग्रुप की बैठक राजधानी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई और अलग अलग जगहों पर हुई और एक एक प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। क्योंकि जो राज्य से पैनल आया था तो एक सीट पर 2 से लेकर के 4 नाम थे, उसमें से केंद्रीय चुनाव समिति को एक नाम छांटना था और ऐसे नाम को छांटना था जिस पर सबकी सहमति हो और किसी को कोई एतराज ना हो। तो इसके पीछे विलंब होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है। क्या विकास, अगर अभी तक आपने ये लिस्ट देखी हो तो ये जानकारी मिल पाई कि कौन से वो चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट के जरिए से निकलकर सामने आए? क्या इस लिस्ट में भी हम ये देख सकते हैं कि कुछ दिल्ली से या तो सांसद या फिर बड़े नेताओं को टिकट दिया गया हो? देखिए, अभी तक जितनी सूची मैंने देखी है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी केंद्रीय मंत्री को या जो वर्तमान सांसद है उनको टिकट दिया गया हो। हाँ, इतना जरूर है कि 2 पूर्व सांसदों को इसमें, चिंतामणि मालवीय और माया सिंह, 2 जो पूर्व सांसद हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी माया सिंह रही हैं, उन 2 पूर्व सांसदों को भी टिकट इसमें दिया गया है। ग्वालियर से माया सिंह को टिकट दिया गया, जबकि वो नहीं चाह रही थी कि उन्हें टिकट दिया जाए और चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो पार्टी की रणनीति है कि जितने भी प्रदेश के महत्वपूर्ण जगह हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां से बड़े लोगों को और बड़े चेहरे को उतारा जाए। पार्टी की उसके पीछे रणनीति है कि अगर बड़े चेहरे और बड़ा नाम उतरेगा मैदान में
तो वहां कांग्रेस को घेरना आसान हो जाएगा। उनके जो नेता हैं उनके मूवमेंट को कम किया जा सकता है प्रदेश के दूसरे हिस्सों में। उसी रणनीति के तहत ही पार्टी ने पहले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के नाम का ऐलान किया था। तो इसमें अभी तक जो मैंने देखा है उसमें 2 पूर्व सांसदों के नाम है, बाकी जो उसमें जो है वो प्रदेश के नेता ही हैं, जो लोग दावेदार थे और जो वर्तमान में विधायक हैं या जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, उन लोगों को ही टिकट इसमें दिया है। अब एक बार फिर से उस पर निगाह डाली जाएगी कि देखा जाएगा कि कितने एसी समाज को टिकट दिया है, पिछड़ा समाज कितना है, महिलाएं उसमें कितनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उसको देखना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी लोकेंद्र जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से गौरव भी सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हैं। गौरव, लिस्ट पहुंची हो तो जरा बताइए कौन से ऐसे नाम है जो चौंकाने वाले हैं, और 2 सीटों को अगर होल्ड किया गया है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? लग रहा था कि कई मंत्री चलिए गौरव के पास चलें, लेकिन आपको आइए सीधा लोकेंद्र के पास ले चलते हैं। लोकेंद्र, अभी जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इसके मुताबिक अब भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इस लिस्ट में ऐसे कौन से नाम हैं जो सबको चौंका रहे हैं? क्या कई बड़े नेताओं के टिकट भी इसमें काटे गए हैं? क्या कुछ फेरबदल देखने को मिला है? देखिए, एक तो जो कहा जा रहा था आदर्श की इंदौर 3 पर संशय बना हुआ है, और वहां से उषा ठाकुर का नाम सामने आ रहा था कि वो कैलाश विजय वर्गीय के बेटे आकाश विजय वर्गीय की जगह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका नाम वहां पर नहीं है। और आकाश विजय वर्गीय ने क्योंकि खुद ही कह दिया था कि क्योंकि परिवार से एक को टिकट मिलना चाहिए, उनके पिता को टिकट मिल गया था, तो वो इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी इसको और पढ़ा जा रहा है और इसमें जानकारी जुटाई जा रही है कौन कौन से मंत्री हैं। और जो 2 सीट पहले से बताया जा रहा था, न्यूज स्टेट लगातार बता रहा था कि 2 सीटों पर ऐलान अभी नहीं होगा, तो वो न्यूज स्टेट की खबर पर भी एक तरीके से आदर्श मोहर लगी है। और साथ ही आपको बता दें कि आकाश विजय वर्गीय इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं इस बार। अगर हम बात करें ग्वालियर दक्षिण से तो नारायण सिंह कुशवाहा का नाम है, भांडेर से घनश्याम पिरोनिया को, पोहरी से सुरेश राठखेड़ा को, और शिवपुरी ये काफी चर्चा में थी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने मना कर दिया था। और इसी सीट पर आदेश बातचीत चल रही थी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ देवेंद्र कुमार जैन को पार्टी ने टिकट दिया है। यानी कि शिवपुरी से तो साफ हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। अशोकनगर से जजपाल सिंह है, मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, बीना से महेश राय हैं, टीकमगढ़ से राकेश गिरी हैं, जतारा से हरिशंकर खटीक हैं, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव हैं। एक तरीके से अब दोनों पार्टियों ने अपनी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में साफ कर दी है। 1 सीट कांग्रेस की और 2 सीट अब बीजेपी की केवल बची हुई है। आदर्श, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। निशांत भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। निशांत, लेकिन जो आपकी तरफ से कल जानकारी दी गई थी कि 2 मंत्रियों के, सिटिंग मंत्रियों के टिकट इसमें काटे जा सकते हैं, क्या कुछ ऐसा देखने को मिला है अगर लिस्ट पर आपने नजर डाली हो तो? देखिए, अभी सूची पर नज़र डाल रहे हैं, लेकिन अभी सूची पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए, काफ़ी कम समय मिला है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें 16 SC, 16 ST, माफ़ कीजिएगा 17 ST और लगभग 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है और साथ ही आधी आबादी को भी साधने की कोशिश की गई है। जो लिस्ट 92 प्रत्याशियों की आई है, सीधे तौर पर बीजेपी में कल जब मंथन हुआ था तो उसके बाद हमने ही कहा था कि सभी नामों पर चर्चा नहीं की गई है, 2 नाम बच गए हैं। और ऐसे में अब जो 2 नामों का इंतजार करना होगा वो कौन से नाम होंगे। लेकिन एक बात तय हो गया कि जो केंद्रीय मंत्रियों का चुनावी मैदान में उतारने की बात कही जा रही थी, इस सूची में वो भी नजर नहीं आ रहा है अभी। हालांकि केंद्र में केवल 2 मंत्री बचे हैं मध्य प्रदेश से। अगर बात की जाए वीरेंद्र कुमार और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों का नाम नहीं है। और शिवपुरी जो कि सिंधिया घराने की एक तरीके से कहा जाता है कि सीट है और वहां से मंत्री पद से इस्तीफा, मंत्री पद सिंधिया घराने के पास था, जहां पर उन्होंने, उम्मीदवार ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। और उसके बाद अब शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन को प्रत्याशी बनाया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है पार्टी ने सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। और अभी फिलहाल लिस्ट में और क्या क्या चीजें निकलेंगी ये थोड़ी देर बाद जब लिस्ट को ठीक से पढ़ा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि कितने टिकट कटे हैं, किन लोगों के काटे गए हैं। आपको बता दूं कि 3 मंत्रियों के टिकट कटने की खबर सामने आ रही है।
और इसमें ओपीएस भदौरिया उनका टिकट कट गया है। यशोधरा राजे सिंधिया जो कि पहले कह चुकी थी कि मेरे को 4 बार कोरोना हुआ है, उस सीट का हमने जिक्र किया, उनका टिकट कट गया है। और इसमें गौरी शंकर बिसेन जिनका उम्मीद की जा रही थी, उन्हें कुछ दिन पहले मंत्री जरूर बनाया गया था। आदर्श, अभी आपको याद होगा 2 महीने पहले उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उनका टिकट भी कटा है। हालांकि वो स्वाभाविक भी लग रहा था क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि मैं शायद आगे चुनाव ना लड़ूं और वो अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाहते थे। तो उनकी जो बेटी हैं मौसम बिसेन, उनको टिकट मिल गया है। तो कुल 3 मंत्रियों के टिकट कटने की खबर आदर्श अब तक सामने आ रही है। बिल्कुल, और इसके जरिए से क्योंकि गौरी शंकर बिसेन की नाराजगी ओबीसी वोट बैंक पर एक बड़ा फर्क डाल सकती थी, इसी के चलते यह माना गया कि उन्हें चुनाव से ऐन वक्त पहले मंत्रिमंडल में जगह दी गई, लेकिन उन्होंने यह साफ कह दिया था कि वो आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है और उनकी बेटी को अब टिकट दिया गया है। लेकिन लोकेंद्र, इस लिस्ट के जरिए से जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगातार विरोध हो रहा है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि तोड़फोड़ की स्थिति आ गई। ये सब परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में क्रिएट ना हो, इसको लेकर भी क्या पूरी रणनीति तैयार है? बिल्कुल आदर्श, देखिए वैसे स्वाभाविक है किसी भी पार्टी के अंदर विरोध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कांग्रेस के अंदर भी हम लगातार देख रहे हैं और वहां तो वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का एक संवाद भी लगातार वायरल हो रहा है, कपड़े फाड़ने वाला, जिसको लगातार सुर्खियों में भी रखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन विरोध स्वाभाविक है और इतने सारे उम्मीदवार होते हैं, उन सबका नाम नहीं आ सकता है, तो विरोध तो होगा। लेकिन कोशिश यही है, जो नाराज नेता है, आपको याद होगा कि बकायदा बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय कुछ नेताओं को मना रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ नेताओं को मना रहे हैं। एक चीज और यहां पर मैं आपको बता दूं, दमोह सीट बड़ी दिलचस्प थी। इसमें आपको बता दें कि जयंत मलैया का नाम वापस सामने आ रहा है और दमोह से कांग्रेस से आए राहुल लोधी उपचुनाव लड़े थे, वो हार गए थे और उस समय जयंत मलैया परिवार पर यह आरोप थे कि उन्होंने चुनाव में बीजेपी का ठीक से प्रचार नहीं किया। उस वक्त बीजेपी की नाराजगी भी दिखी थी, लेकिन वापस से दमोह सीट पर आदर्श उनका नाम फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो अपने जो कुछ सीनियर नेता हैं उनको वापस बनाने की कोशिश भी बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और किसी भी तरीके से चुनाव में कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े, हर एक कदम को फूंक फूंक कर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। अब गौरव भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। गौरव, क्योंकि लिस्ट के ऐलान के मामले में, उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार सबसे आगे नजर आ रही थी, लेकिन लास्ट होते होते ये पिछड़ती हुई नजर आई। अब 5वीं लिस्ट जब जारी की गई है तो 2 अभी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल 52 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। जैसे कि लंबे समय से इंतजार था कि जल्द जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की जाएगी और अब 92 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लिस्ट है क्योंकि इस लिस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुराने बड़े नेताओं पर भी ये भरोसा किया गया है। दमोह से जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जयंत मलैया को इस बार टिकट यहाँ से दिया गया है। जयंत मलैया एक बार फिर चुनावी रण में हमें नजर आएंगे। इसके अलावा बुरहानपुर से जो अर्चना चिटनिस है वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। अर्चना चिटनिस को पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार बुरहानपुर से वो चुनाव लड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से सीटों को साधने की बीजेपी की कोशिश है, उसके चलते कुछ पुराने और बड़े नेताओं पर बीजेपी इस बार भरोसा जता रही है। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा इस लिस्ट में देखने को नहीं मिला है। कई पुराने नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए थे या बीजेपी से पिछली बार विधायक थे, उन्हें इस बार फिर से इस सीट में मौका मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो गौरी शंकर बिसेन की जो बेटी हैं मौसमी बिसेन, उनको बालाघाट से टिकट दिया गया है। जैसा कि ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि इस बार वो शायद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इसी के चलते उनकी बेटी को इस बार टिकट दिया गया है। अगर हम और भी महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भांडे से घनश्याम पिरोनिया को टिकट दिया गया है। शिवपुरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो इस बार यशोधरा राजे सिंधिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो यहाँ से देवेंद्र कुमार जैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कोलारस की बात करें तो महेंद्र यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। पिछली बार भी वो यहाँ से ही विधायक थे और इस बार फिर इन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। जब इन मंत्रियों के टिकट रोकी गई थी पिछली लिस्ट में, तो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इन मंत्रियों की हो सकता है इस बार टिकट कट सकती है, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने इन लोगों के ऊपर भरोसा जताया है और कहा जा सकता है कि एक इस लिस्ट में एक समीकरण बिठाने
की बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कोशिश की जा रही है ताकि एक एक विधानसभा सीट पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर सके। और इसी रणनीति के तहत पुराने बड़े नेताओं को भी इस बार चुनावी रण में मौका दिया गया है। तो साथ ही साथ अगर पुराने मंत्री जिनकी तो क्या मजबूती क्षेत्र में मानी जाती है उनको फिर से चुनावी मैदान में प्रयास किया उतारा गया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट बैलेंस्ड नजर आती है सभी समीकरणों के हिसाब से देखें तो? देखिए, अलग अलग लिस्ट जो आई अब तक भारतीय जनता पार्टी की, आदर्श उसमें अलग अलग चीजें दिखने की कोशिश हुई। जो पहली लिस्ट थी वो उन सीटों को लेकर आई जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही थी और उस समय सरकार थी, आचार संहिता नहीं लगी थी, और वो करीब 2-2.5 महीने पहले एक लिस्ट आ जाती है। वहां से पार्टी ने कोशिश ये की कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मौका मिल सके। और इसके अलावा फिर जो दूसरी लिस्ट आती है वो सबको चौंकाती है क्योंकि उसमें कुछ बड़े नाम थे। तीसरी लिस्ट में एक ही नाम था। चौथी लिस्ट में जो कि एक उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बहुत लोगों के टिकट कट सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार से नाराजगी है, लेकिन ज्यादातर मंत्रियों को उस लिस्ट में जगह दी जाती है, उनके नाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर तक भी संशय होने लगा था एक बार को, तो उनका नाम भी था, अन्य मंत्रियों के नाम भी थे। इसके बाद इंतजार इस लिस्ट का हो रहा था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया जाएगा, तो इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है और अब संभावना भी बहुत कम है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान विधायक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया गया है। कुछ मंत्रियों को लेकर संशय था, तो जाहिर बात है उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी और कुछ जगह पर, जैसे हमने बताया, गौरीशंकर बिसेन का मामला हो या यशोधरा राजे सिंधिया का मामला हो, उनकी स्थिति पहले से स्पष्ट थी। तो कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लिस्ट जैसे हमने पहले देखा वैसी नजर अभी तक तो ये नहीं आई है। बाकी इसमें बहुत सारे नाम है, बहुत सारे समीकरण है, धीरे धीरे वो आदर्श स्पष्ट होते जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से निशांत भी ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इसमें एससी, एसटी, महिला, तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। लेकिन निशांत, इस लिस्ट में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम का भी इस बात को लेकर लगा खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, शिवपुरी से वो चुनाव लड़ सकते हैं यशोधरा राजे सिंधिया की जगह। अगर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, विधानसभा का चुनाव अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे समझें कि उनका बढ़ता हुआ कद है ये? देखिए, ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है तो उनका बढ़ता हुआ कद है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर हुए, प्रहलाद सिंह पटेल हुए, ये केंद्र से जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि पार्टी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर अपने नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो जो भोपाल में कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसको लेकर पार्टी ने हो सकता है कि ये फैसला लिया हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर और उसके आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर पार्टी को जिताने के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी जैसी पार्टी में अगर कद की बात की जाए तो यहां पर समय समय पर बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। केंद्र के नेताओं को राज्यों में भेज दिया जाता है और पार्टी का केवल और केवल एक सिद्धांत है कि जो भी जिता उम्मीदवार हो उस पर दाव लगाया जाए और हर व्यक्ति की जो अपनी योग्यता है उसकी योग्यता अनुसार पार्टी उससे काम ले सके। और यही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो तमाम बड़े नेता केंद्र से वहां चुनाव लड़ने के लिए भेजे गए हैं, केवल एक विधानसभा सीट के लिए नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है उसको देखते हुए भेजा गया है, जिससे कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कम हो सके, उनके नाम के प्रभाव से, और लोगों को एक होप हो, उम्मीद हो कि भविष्य में हो सकता है कि मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथ में भी आ जाए, क्योंकि पार्टी ने अभी तक किसी को भी सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और सीधे तौर पर कमल के निशान पर इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि तमाम जगहों पर जो तमाम बड़े नेता हैं इसी होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पार्टी कल उन्हें बड़ा मौका दे सकती है। इसी के चलते बीजेपी की जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, लगातार इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने पर एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ता है, उसको कम करने के लिए एक तरीके से बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय तो ये कह भी चुके हैं निशांत की ये कोई विधायक के लिए चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, कोई बड़ी भूमिका उन्हें मिल सकती है, कार्यकर्ताओं के साथ वो कह भी चुके हैं। लेकिन गौरव, इस लिस्ट के ऐलान के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या चहलकदमी वहां बढ़ गई है?
पक्ष में है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ज़्यादा टिकट नहीं कटे हैं, जैसा कि पहले सामने आ रहा था कि बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं। और वहीं जो ऊपर आला कमान से भी ये साफ तौर पर निर्देश थे कि टिकट घोषित होने के बाद कोई भी विरोध अगर होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नतीजतन ऐसा कोई माहौल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिन लोगों के टिकट मिले हैं वहाँ ज़रूर खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल दक्षिण पश्चिम से अभी तक बहुत बड़ा संशय बना हुआ था, क्योंकि भोपाल की तमाम सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। केवल एक दक्षिण पश्चिम की विधानसभा थी जहाँ से अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। तो यहाँ से भगवान दास सबनानी को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ से पीडी शर्मा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में अब सबनानी और पीडी शर्मा का यहाँ पे सीधा मुकाबला होगा। इसके अलावा आज की जो सूची आई है इसमें यह भी देखने को मिला है कि त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो श्रीनिवास तिवारी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनको त्योथर से टिकट दे दी गई है। उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके अलावा अगर हम रीवा के सिमरिया की बात करें तो यहाँ पे केपी त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि यहाँ से टिकट काट दिया जाए, क्योंकि इससे पहले अभय मिश्रा वहाँ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब अभय मिश्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो केपी त्रिपाठी को यहाँ से बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। पुराने नेताओं को मौका दिया गया है दमोह से, जैसा कि जयंत मलिया को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक मजबूत लिस्ट जारी करने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से की गई है। एक एक सीट के समीकरण को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। लिस्ट अभी आई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी 2 सीटों को होल्ड किया गया है। और इन 2 सीटों को होल्ड करने का पीछे का जो कारण है वो यही है कि इन सीटों के लिए सही उम्मीदवार, या कहा जा सकता है कि एक सटीक उम्मीदवार अभी तक नहीं मिल पाए हैं, सटीक समीकरण यहाँ पे नहीं बैठाए जा सके हैं, जिसकी वजह से इन 2 सीटों को रोका गया है। 92 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। अब इसके आगे की जो रणनीति रहेगी बीजेपी की, अब चुनावी प्रचार की रहेगी। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इन प्रत्याशियों के साथ प्रचार प्रसार में जुटेंगे और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। लेकिन आज की जो लिस्ट आई है साफ तौर पर कहा जा सकता है एक बैलेंस्ड लिस्ट रखने की यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है। अब तक बीजेपी की तरफ से 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। अगर इन 228 उम्मीदवारों पर एक ऐसे नजर डाले सिरसरी निगाहों से, तो क्या यह समझ आता है कि हर एक पहलू पर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी भी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ लगातार हुंकार भर रहे हैं, और इसके साथ ही इस चुनाव का 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, यह भी दोनों ही राजनीतिक दल मुख्य तौर पर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सांसदों को चुनावी मैदान में उतारना, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना, बीजेपी के दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारना, क्या हर तरीके से हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान के साथ अटैकिंग मोड में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल 2014 के बाद से ही बीजेपी चाहे कोई भी चुनाव हो जहां पर पार्टी को लगता हो ये चुनाव आसानी से जीत लेंगे या ये चुनाव बहुत ज़्यादा टफ है, उन दोनों में पार्टी पूरी कोशिश ये करती है कि जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाया जाए। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी है, ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है, जिसके चलते अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने लगातार दौरे किए, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर गए, JP नड्डा लगातार दौरे कर रहे थे। तो कुल मिलाकर पार्टी ने हर एक जो उम्मीदवार है उसको एक तरीके से, एक तो पार्टी का अपना पहले से ही प्रोसेस है कि प्रदेश से नाम आते हैं, उन नामों के डिस्कस किया जाता है कोर कमेटी में, कोर कमेटी के बाद वो CC में जाते हैं और अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर एक तैयारी जो रहती है वो तो प्रक्रिया रहती है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पार्टी ने निचले स्तर पर और तमाम सर्वे के आधार पर, तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर इन प्रत्याशियों का चयन किया है। और सीधे तौर पर 2024 से पहले बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जब बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। और ऐसे में 24 से पहले अगर बीजेपी को उसके मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती हैं तो इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, जिसको दूर करने की तैयारियां की जा रही हैं। पिछली बार भी बात की जाए तो पिछली बार सत्ता से थोड़ी सी दूर रह गई थी बीजेपी, लेकिन बाद में हालांकि सत्ता में भी आई। तो ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश है, 228 उम्मीदवार हैं, इनका तमाम जातिगत समीकरण, तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के बाद से चयन किया गया है। और खासकर महिलाओं का, SC समाज का, ST समाज का और OBC समाज का पूरा ख्याल रखा गया है, ताकि जो जीत है वो एक बार फिर मिले और 2024 से पहले पार्टी एक बड़ा मैसेज दे पाए।
बिल्कुल गौरव, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता चटकने के पीछे की एक बड़ी वजह आदिवासी वोट बैंक को दूर माना गया। क्या अब इसके जरिए से, इस लिस्ट के जरिए से समझ आ रहा है कि ये सब पहलू साधे गए हैं? देखिए, एसटी की अगर हम बात करें, आदिवासी वोटर्स की बात करें, तो बीजेपी लगातार ये कोशिश करती रही है कि इस वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। यही वजह भी रही है कि अब अगर बघेलखंड की बात करें या महाकौशल की बात करें, लगातार यहाँ पे बड़े नेताओं के दौरे होते रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल दौरे की बात करें या जबलपुर दौरे की बात करें, तो यहाँ से गोंड जनजाति हो या कोल जनजाति हो, सभी को साधने की कोशिश की गई है और प्रत्याशियों का चयन भी कुछ इस तरीके से किया गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, जो गोंड जनजाति के लिए बहुल क्षेत्र है, यहाँ से जिस तरीके से गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा और भी जो प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किए गए हैं, इस क्षेत्र में जो घोषित किए गए हैं, इसी समीकरण के आधार को देखते हुए घोषित किए गए हैं। अब हालांकि यहाँ पे आदिवासी वर्ग को कैसे अपनी तरफ लिया जाए, ये एक बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि अगर हमें 2018 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो 47 सीटें कुल मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें से काफ़ी कम सीटें बीजेपी को उस वक्त हासिल हो पाई थी। तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी वोटर्स को साधने की हर कोशिश बीजेपी अपने इस चुनावी प्रचार में करेगी, क्योंकि हम लंबे समय से आदिवासियों के लिए जिस तरीके से लगातार योजनाएं चल रही हैं, लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, ये जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबे समय से पहले ही शुरू बीजेपी की तरफ से कर दी गई थी। और जाहिर सी बात है, अब प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तो उनके माध्यम से उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर हम और भी सीटों की बात करें तो कई ऐसी सीटें भी हैं जो ये भी बता रही हैं कि बीजेपी के पास चेहरों की कई सीटों पर कमी भी देखने को मिली है। जैसे कि हम अगर बात करें भोजपुर सीट की, तो सुरेंद्र पटवा को यहाँ से फिर से टिकट दिया गया है, क्योंकि सुरेंद्र पटवा बैंक्स करप्ट के मामले में बीच में सुर्खियों में आए थे और उसके बाद से ये लग रहा था कि हो सकता है कि इस बार उनका टिकट कट जाए, लेकिन एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन अगर हम वहीं होशंगाबाद की बात करें तो इस बार का चुनाव होशंगाबाद का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो टिकट दिया गया है सीता शरण शर्मा को, उनके जो भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा, वो हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए और यहाँ से कांग्रेस ने उन उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दो भाई आपस में ही यहाँ पे चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे, एक तरफ सीता शरण शर्मा तो दूसरी तरफ गिरिजा शंकर शर्मा। इसके अलावा और भी अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं कि जहाँ पे प्रत्याशियों की कमी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने आई है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट भी है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो प्रत्याशियों का चयन बीजेपी की तरफ से किया गया है वो एक समीकरण के तहत किया गया है, एक सर्वे के आधार पर किया गया है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पे प्रत्याशियों की कमी या कहें दावेदारों की कमी या एक सही चेहरे की कमी बीजेपी को जरूर महसूस हुई है। और यही वजह है कुछ ऐसे पुराने चेहरे भी इन सीटों पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनको लेकर पहले कभी ये कहा जाता था कि शायद हो सकता है। और इसी के चलते कई वरिष्ठ नेताओं को, कई सीनियर लीडर्स को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब हमारे साथ इलेक्शन वॉर रूम से सीधा मेरे सहयोगी लोकेंद्र भी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, आप लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, आपने तमाम विधानसभा चुनाव देखे हैं। सवाल यह है कि अगर 2018 से इस लिस्ट को कंपेयर करें तो इस लिस्ट में क्या नजर आता है? क्या जो चूक उस वक्त हो गई थी, सिर्फ उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की नहीं, इसके अलावा समीकरणों को देखें तो क्या इस बार सभी पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने बारीकी से काम करने का प्रयास किया? देखिए, वो तो आदर्श पहली लिस्ट से ही स्थिति दिख रही है कि किस तरीके से सीनियर नेताओं को इस चुनाव में उतारा गया है। लेकिन कुछ सीटों की जो चर्चा थी, बड़वाहा सीट की बड़ी चर्चा थी, वहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से सचिन बिरला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दो बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पिछली बार जब ये शामिल हुए थे तो ये अनऑफिशियल थे, क्योंकि इनकी सदस्यता जा सकती थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी। अब ये कुछ दिन पहले फिर से आते हैं बीजेपी में कांग्रेस से और इनको टिकट दे दिया गया। हालांकि अघोषित तौर से ये बहुत दिनों से बीजेपी के साथ थे। उषा ठाकुर की बड़ी चर्चा हो रही थी आदर्श की, क्या वो अपनी सीट बदलवाना चाहती हैं, क्या वो इंदौर वापस आना चाहती है? इंदौर 3 क्योंकि आकाश विजयवर्गीय के नहीं लड़ने से सीट खाली हो रही थी, लेकिन उनकी सीट वही है अंबेडकर नगर महू से वो चुनाव लड़ेंगी। खबरें थी कि वो शायद नहीं लड़ना चाहती है वहां से, इसीलिए पहली लिस्ट में उनका नाम होल्ड पर आ, जबकि उनके जिस तरह के बयान रहते हैं कहीं ना कहीं पार्टी लाइन को बहुत सूट भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक चर्चा तो थी उनके नाम को लेकर। और दूसरा ये कि अब इंदौर 3 से कौन चुनाव लड़ रहा है, तो यहां पर राकेश गोलू शुक्ला को टिकट दिया गया है, तो वो यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम बातें अगर इस लिस्ट की मैं बात करूं तो 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, क्योंकि महिलाओं का बड़ा जिक्र हो रहा है और पूरा कैंपेन आखिरी वक्त में हमने देखा कि शिफ्ट कर दिया गया था महिलाओं के प्रति।
और तो 12 महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। गुना और विदिशा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर अभी होल्ड हैं। 6 मंत्री जो 9 रुके हुए थे उनमें 3 का टिकट कटा है, 6 को वापस मौका दिया गया है। इसके अलावा जोबट में सुलोचना रावत की जगह उनके बेटे विशाल रावत को टिकट दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं इस लिस्ट की। और इसके अलावा बात हो रही थी कि क्या इंदर सिंह परमार को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी है, तो आदर्श उनको वापस टिकट मिला है। स्कूल शिक्षा मंत्री थे। माया सिंह बहुत सीनियर नेता हैं, उनको भी ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है। जयंत मलैया जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि उठापटक की स्थिति रही, उनको भी वापस टिकट दिया गया है। और इसके अलावा सीता सरन शर्मा जो कि बहुत सीनियर हैं, वहां होशंगाबाद से उन्हें टिकट दिया गया। आदर्श बिल्कुल, ये तमाम नाम जिनका ऐलान किया गया है, एक बार जरा ये नामों का ऐलान भी हम लगातार दिखा रहे हैं। दोनों ही स्क्रीन के दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए से भी हम ये दिखा रहे हैं। सिंगरौली से रामनिवास शाह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट, 92 उम्मीदवारों का नाम। देवसर से राजेंद्र मेश्राम, धोहानी से कुंवर सिंह टेकाम को टिकट दिया गया है। बासौदा से हरे सिंह, रघुवंशी, ब्योहारी से शरद जुगललाल कोल। शरद कोल को मुख्यमंत्री का भी बेहद करीबी माना जाता है और युवा नेता में से एक माने जाते हैं वो। और ऐसे में एक बार फिर से शरद कोल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो नाम जो इस लिस्ट के जरिए से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। गुना विदिशा को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। और जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 मंत्रियों के अलावा क्या इसमें 29 विधायकों के भी टिकट कटे हैं? देखिए, बिल्कुल लिस्ट अभी आई है, अभी एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन ये बात तो पहले से कही जा रही थी कि कई विधायकों के टिकट इस बार कट सकते हैं। और यही वजह है कि 29 विधायकों के टिकट कटने की जानकारी इस वक्त आ रही है। गुना और विदिशा का जो सीट है वो उसको होल्ड किया गया है, क्योंकि विदिशा सीट अगर मैं बताऊँ तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और पिछली बार ये सीट बीजेपी हार गई थी। विदिशा को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2018 के चुनाव में देखा गया था कि बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से हारे थे, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश बीजेपी की रहेगी ताकि इस सीट को जीता जा सके। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की थी, तो बीजेपी को इस सीट कैसे भी हासिल करनी होगी और इसी वजह से इस सीट को वापस पाने के लिए ये रणनीति बीजेपी की तरफ से देखी गई है। हालांकि गुना की बात करें तो गुना पे जो है इस बार सीट होल्ड की गई है। पंकज कनेरिया जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं। पिछली बार अगर हम बात करें तो गोपीलाल जाटव यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी थे। रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई थी, इस वजह से बीजेपी ने इस सीट को होल्ड किया है। हालांकि इस पे किसको मौका दिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन टिकट जैसा कि कटने की बात कही जा रही थी कि इस बार काफ़ी भारी मात्रा में टिकट कट सकते हैं। और यही वजह भी थी कि आला कमान की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि अगर टिकट कटने की वजह से कहीं कोई विरोध होता है तो सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। और यही वजह भी है कि 29 विधायकों के टिकट जो है इस बार कटने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि 32 उम्मीदवार जो हैं वो 92 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। 2 उम्मीदवार और बचे हैं। ऐसे में उन 2 उम्मीदवारों की सूची अब कब जारी होती है, किन्हें यहाँ 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 228 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और एक तरीके से पूरी तरह से मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी अब उतर चुकी है। जो सबसे पहले जिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित की थी, सबसे आखिरी में वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित कर रही है। हालांकि 2 कैंडिडेट्स अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन अब आगे की जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर जो है चर्चाएं अब संगठन में शुरू हो चुकी हैं। जी लोकेंद्र, इस 5वीं लिस्ट के जरिए से बीजेपी ने 12 महिलाओं को भी टिकट दिया है। बिल्कुल, महिलाओं को साधने की यहाँ पर कोशिश है। जैसा कि मैं आदर्श आपको बता रहा था कि पूरा जो चुनाव है वो लास्ट 6 महीने अगर आप देखेंगे, जब से लाडली बहना टिकट कटेंगे, सिटिंग जो एमएलए थे उनकी टिकट कटने की बात की जा रही थी। बड़े बीजेपी ने कहा था कि गुजरात मॉडल को अपनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर पाई। देखिए, प्रो इनकम्बेंसी का जमाना है। डबल इंजन की सरकारों ने जो मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान का जीवन बदला है
उसके समर्थन में इस बार जनता वोट डालने निकली है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विचार करके उचित प्रत्याशी उतारे हैं जो भविष्य के मध्य प्रदेश की, समृद्धशाली मध्य प्रदेश की नींव रखने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि विरोध के डर से टिकट काटने में? देखिए, अगर किसी एक दल में विरोध का डर नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी जिस तरह से कांग्रेस, दो परिवारों की लड़ाई हो गई है, पीसीसी के दफ्तर में पुतले जल रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए हाय हाय के नारे लग रहे हैं, ये आपको सामने देख के नजर आ जाना चाहिए। 2 सीटें छोड़ रखी हैं, क्या वजह है उनकी? क्या कुछ गुना और विदिशा, तो क्या कुछ लग रहा है? क्या कुछ नई प्लानिंग है कि क्या? देखिए उचित समय पे उचित निर्णय लिए जाएंगे। इन 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व ने अभी घोषित ना करते हुए कुछ समय बाद घोषित तय करना तय किया है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को, और वो तमाम मुद्दों पर जानकारी देते नजर आए। एक तरफ लिस्ट पर उन्होंने कहा तो वहीं दूसरी तरफ विदिशा और गुना में जो प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया उस पर भी उन्होंने जानकारी दी कि उन पर भी जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन ये समझ लेते हैं लोकेंद्र जी से। लोकेंद्र, अगर 2 उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया गया, अगर इन 2 सीटों को होल्ड पर रखा गया है, तो क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किलात वाली सीटें हैं? क्या यहां पर चुनौती बड़ी है, या फिर बीजेपी यहां पर और समीकरणों को देख रही है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आदर्श हैं और जाहिर बात है मुश्किलात तो हैं और इसीलिए इनको होल्ड में रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भिंड की, तो यहाँ भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है आदर्श। भारतीय जनता पार्टी ने भिंड के वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा का टिकट काट दिया है। ये पिछला चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली है, जबकि ये बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा इन्हें फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि जो उम्मीद ये कर रहे थे उसके मुताबिक टिकट नहीं मिला। यहां से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है पार्टी ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जयंत मलैया जैसे जो पुराने नेता हैं उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया। होशंगाबाद की लड़ाई आदर्श बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 भाई आपस में चुनाव में टकराते हुए नजर आएंगे, तो ये बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रदीप जायसवाल पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे आदर्श, उनको भी इस बार पार्टी ने टिकट दिया है, तो उन पर भी भरोसा जताया गया है। और हर वो कोशिश की गई है कि हर उस व्यक्ति को इसमें समाने की कोशिश की गई है, चाहे वो पिछली बार निर्दलीय रहा हो या बीएसपी छोड़कर आया हो या कांग्रेस छोड़कर आया हो, कोई परहेज नहीं किया गया है उस चीज से आदर्श। और कोशिश की गई है कि किसी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट हो। होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रह चुके सीतासरन शर्मा और उनके भाई गिरजा शंकर शर्मा मैदान में हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। कुल मिलाकर जोबट से विधायक सुलोचना रावत की जगह उनके बेटे विशाल रावत को इस बार टिकट दिया गया। ये सीट बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव भी हुआ था और उस वक्त भी उनके बेटे को लेकर चर्चा थी, लेकिन सुलोचना रावत को आदर्श उस वक्त टिकट दिया था और अब उनके बेटे विशाल रावत को यहाँ से टिकट दिया गया है। बड़वाह से कांग्रेस के वर्तमान विधायक सचिन बिरला को टिकट पार्टी ने दिया है, जो कि कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे बीजेपी के अंदर। बिल्कुल, और इस लिस्ट के जरिए से जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, इन 12 महिलाओं में ग्वालियर पूर्व से माया सिंह, हड्डा से ओमा खटीक, रैगांव से प्रतिमा बागरी, ये तमाम नाम जिनका ऐलान किया गया है। 12 महिलाओं को 5वें लिस्ट में जगह दी गई है। चित्रांगी से राधा सिंह, मंडला से संपतिया उइके, बालाघाट से मौसम बिसेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। गौरीशंकर बिसेन की वो बेटी हैं। खंडवा से कंचन मुकेश तन्वे, पंधाना से छाया मोरे, नेपा नगर से मंजू राजेंद्र दादू, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, धार से नीना विक्रम वर्मा और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से उषा ठाकुर शामिल हैं। इन 12 महिला उम्मीदवारों को इस 5वीं लिस्ट में जगह दी गई है। हर एक पहलू पर बीजेपी बारीकी से मंथन करते हुए नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक कल हुई और उसके बाद इन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। लेकिन गौरव, अभी क्या जानकारी फिलहाल भोपाल से मिल पा रही है? इस लिस्ट के ऐलान के होने के बाद किस तरीके से वहां चहल पहल देखने को मिल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई रिएक्शन इस लिस्ट पर आया है अभी तक? देखिए
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग अभी बीजेपी कार्यालय में खड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी चहल पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्साहित ज़रूर बीजेपी दिख रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहना बीजेपी का ये है कि जो हमारी लिस्ट आएगी वो ऐसी आएगी कि इस बार बीजेपी की सरकार बनती हुई उन्हें दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया अभी तक हमें नहीं दिखी है, लेकिन बीजेपी अपनी सूची को लेकर काफ़ी उत्साहित है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई पुराने चेहरे जो इस बार लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, ये बात इस बात के लिए बीजेपी आश्वस्त है कि इन चेहरों के दम पर बीजेपी अपनी इन सीटों को जीतेगी और एक एक जो सीट यहाँ पे बीजेपी जीत दर्ज करेगी उसके आधार पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने एक बार फिर से कामयाब होगी मध्य प्रदेश में। कुछ सीटें ज़रूर बीजेपी ने इस वक्त काटी है, जैसा कि आपने मुझसे पहले पूछा था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की तरफ से कई पुराने जो विधायक हैं उनके टिकट काटे हैं, जिसमें एक त्योथर की सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार सिद्धार्थ तिवारी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ दिन पहले जो बीजेपी में शामिल हुए थे, यहाँ से जो वर्तमान विधायक थे बीजेपी के, उनकी एक रिपोर्ट सर्वे में बीजेपी के पास आई थी, जिसमें ये सीट बीजेपी हारती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद सिद्धार्थ तिवारी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीवा या बघेलखंड का अगर हम पूरी बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने इस बार काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे सामने आया था उसमें ये साफ तौर पर बीजेपी को दिख रहा था कि काफ़ी सीटें इस क्षेत्र से झटक सकती हैं, जिसके बाद राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और अब एक बार फिर से राजेंद्र शुक्ला इससे पहले की जो सूची आई थी उसमें उम्मीदवार बनाए गए हैं और अब सिद्धार्थ तिवारी को त्योथर से टिकट दी गई है। और इसका प्रभाव जो है त्योथर नहीं बल्कि पूरे रीवा संभाग में कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा उस क्षेत्र में उनको एक बड़ा चेहरा माना जाता है। इसके अलावा अर्चना चिटनिस, जिन्हें पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, एक बार फिर से उन पर भरोसा किया गया है और बुरहानपुर से जो उनके वर्तमान विधायक थे बीजेपी के, उसका टिकट काटते हुए यहाँ अर्चना चिटनिस को एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो इसी तरह से कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अपने पुराने चेहरे या बड़े चेहरे या इस क्षेत्र के जो मजबूत नाम हैं उनको टिकट देकर बीजेपी ने एक रणनीति बनाते हुए इन सीटों पर कब्जा जमाने के लिए एक बेहतर कहा जा सके तो रणनीति बनाई है। हालांकि अगर हम बात करें कि किस तरीके से चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है और कितनी उत्साहित बीजेपी है, तो बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी आज तक मध्य प्रदेश में काम करती आई है, लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ है और जो प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा घोषित किए गए हैं, उषा ठाकुर को लेकर सवाल थे कि वो शायद महू से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहीं से टिकट दिया गया। जाहिर बात है कुछ तो चर्चा उनके नाम को लेकर चल रही होगी, तभी ये सीट अटकी हुई थी। और जब आकाश विजयवर्गीय का नाम वहां पर ये तय हुआ कि वो नहीं लड़ेंगे, तो एक ये खबर थी कि वो वहां से लड़ सकती हैं, लेकिन अब वहीं से उनको रिपीट किया गया है। इसके पीछे कुछ वजह नजर आती है आपको? देखिए, जब कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद आकाश विजयवर्गीय के प्रत्याशी होने पर उस वक्त कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि क्या आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं, जिसके बाद आकाश विजयवर्गीय के लिए कहा गया था कि हो सकता है कि वो महू से चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ से उषा ठाकुर जो हैं पहले से विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं मध्य प्रदेश शासन में, और उसके बाद उनके उनको दोबारा टिकट देने को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर से उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि उषा ठाकुर के बारे में भी ये कहा जाता है कि इस सीट से वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं और यही वजह रही है कि उन्हें इस बार यहाँ से फिर से टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो सूची है इसमें करीब 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी 92 में से 12 महिलाएं हैं प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की मंत्री रही हैं, ऐसे में वो एक चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में जानी जाती है महिला प्रतिनिधित्व को लेकर। एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक महिला वाला जो फैक्टर है वो इस नाम से बीजेपी एक संदेश जरूर लोगों के बीच में देना चाहती है। उषा ठाकुर का अगर टिकट कटता और कैलाश विजयवर्गीय या किसी अन्य नेता को यहाँ से टिकट मिलता, तो हो सकता है कि इसका एक अलग मैसेज जनता के बीच में जाता, और ये शायद हो सकता है कि शायद इसी वजह से उषा ठाकुर को महू से दोबारा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम अन्य सीटों की बात करें तो यहाँ के समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने अपने जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिए हैं। कुछ प्रत्याशियों के नाम जरूर कटे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो पुराने चेहरे हैं और ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इनके टिकट कट जाए, लेकिन फिर से उन पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं ये बात भी साफ तौर पर जाहिर होती है कि बीजेपी के पास कई सीटों पर चेहरों की कमी रही है और इसी वजह से चेहरे भी कई बार रिपीट हुए हैं। हालांकि महू से उषा ठाकुर को टिकट दिया गया है, बीजेपी की एक रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, एक अच्छे मैसेज को जनता तक पहुँचाने के तौर पर भी इसे समझा जा सकता है। जी। इसके अलावा आदर्श मंडला में संपत्तिया उइके को टिकट दिया गया है। यहाँ एक टिकट बदला गया है बीजेपी की तरफ से, और इस पर पिछली बार बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, क्योंकि आदिवासी बहुल ये सीट है और यहाँ पर जो
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसका भी बड़ा महत्वता रहती है, तो यहाँ भी पार्टी ने टिकट बदला है। और इसके अलावा जो कुछ और नाम है वो हम लगातार दिखा रहे हैं और किस तरीके से पूरी जो स्थितियां हैं लोकेंद्र, आपके पास मैं लौटूं, लेकिन इन सब के बीच में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा ऊपरी विंडो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच गए हैं और उनका ये कार्यक्रम जहां पर वो सिंधिया स्कूल के फाउंडेशन डे के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में उनका ये 1 महीने में दूसरी बार दौरा है। सिंधिया स्कूल के फाउंडेशन डे के मौके पर वो ग्वालियर में मौजूद हैं। इस मौके पर तमाम बड़े कार्यक्रम होंगे, बच्चों की तरफ से कई परफॉर्मेंस दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कूल के फाउंडेशन डे के मौके पर वहां के वरिष्ठ लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन भी सुनवाएंगे वहां जैसे वो संबोधित करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। 92 उम्मीदवारों का इसमें नाम है। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आपको बता देते हैं कि इस 92 उम्मीदवारों में से भारतीय जनता पार्टी ने 12 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 मंत्रियों के इसमें टिकट कटे हैं, जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी थी। इसके अलावा गौरी शंकर बिसेन, उनकी जगह उनकी बेटी को मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है। तो वहीं इसमें तमाम चौंकाने वाले नाम भी निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा कई सिटिंग विधायकों के भी टिकट काटे गए हैं। SC/ST और तमाम समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया गया है। अब इस पूरी लिस्ट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन लोकेंद्र, जो लिस्ट जारी हुई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई तो वहां हमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि न सिर्फ विरोध हो रहा है, न सिर्फ पार्टी के कई जगहों पर कैंडिडेट बदलने की मांग हो रही है, बल्कि तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई है। किस तरीके से इसे समझें और क्या जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके की सिर फुटबॉल की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही सख्त एक्शन के आदेश दे जा चुके हैं। अगर आदर्श आप विरोध की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी की और उसमें 229 नाम सामने आ गए। इस बार स्थिति कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में उलझी हुई नजर आई है। ये बात दिखी है जिस तरीके से पूरी लिस्ट आई, क्योंकि यहां भी कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगाती है कि कई धड़े हैं और जो पुरानी भाजपा है, यानी कि जो सिंधिया के आने से पहले के नेता हैं, कैसे उनको खुश रखना है, उनको इस चुनाव में पूरी तरीके से उतारना है, वो एक चुनौती थी। साथ ही सिंधिया के साथ जो लोग आए उनमें से देखिए आदर्श बहुत ज्यादा लोगों के टिकट नहीं कटे हैं, उनको रिपीट किया गया है वापस से। और इसके अलावा जो एक लीडरशिप अब हम देख रहे हैं कि कह सकते हैं कि धीरे धीरे 70+ हो गई है, उसको भी किस तरीके से संभालना था, तो वो चुनौतियां थीं। और जाहिर बात है कि विरोध था पार्टी के अंदर, बहुत सोच समझकर पूरे फैसले लेने थे और इसीलिए छोटी लिस्ट आई। ये सबसे बड़ी लिस्ट हम कह सकते हैं जिसमें पटाक्षेप हुआ। ये कुछ नाम भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं, जहां पर बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। ये दमोह की लड़ाई देखिए एक बार फिर से, अजय टंडन वर्सेस जयंत मलैया, दोनों बड़े अनुभवी नेता हैं। यहां पर राहुल लोधी पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन जयंत मलैया वापस आ गए हैं और उनको टिकट दिया गया है। ये एक और चुनाव आप बड़वाह का देखिए, यहां पर सचिन बिरला जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो 2 बार पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब उनकी जगह नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अब बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा, ये ग्वालियर दक्षिण की जो सीट है उनके खिलाफ होंगे प्रवीण पाठक। तो ये जो लड़ाई है यहाँ भी बड़ी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि कुशवाहा जो वोटर्स हैं उनकी यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। माया सिंह जो कि बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार के खिलाफ मौका दिया गया है और सतीश सिकरवार बीजेपी से गए थे कांग्रेस के अंदर और उसके बाद उनका जो प्रभाव है कांग्रेस में सिंधिया के जाने के बाद वो ग्वालियर में आदर्श लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। बिल्कुल।